हैं। इसके बाद आते हैं हम जननांग पर आते हैं, तो समय के साथ यदि शुगर नहीं कंट्रोल होता है तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की संभावना बढ़ जाती है, जिसको कहते हैं लिंग में तनाव। भ्रांति नहीं कहेंगे, एक सही बात है कि मधुमेह को सिर्फ चावल की नहीं बात है, हर वो चीज़ जो कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है जिसमें, ठीक है, वो कम लेने का। शुगर वाले मरीज को निमोनिया होने की संभावना, टीबी होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है सामान्य। ये मौसम चल रहा है, बुखारों का मौसम है, तो ज़्यादातर इसमें बुखार वायरल बुखार हैं, या डेंगू भी है। डेंगू भी बहुत इस समय कॉमन है। डेंगू भी सिंपल वायरल बुखार है, उसमें एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं। नमस्कार साथियों, मैं मनमीत हूं और आप स्पेशल टॉक्स का डॉक्टर सीरीज और डॉक्टर्स टॉक देख रहे हैं। आपको बताएं कि डॉक्टर्स टॉक का यह तीसरा सीरीज है और हमारे इस तीसरे सीरीज में, तीसरे एपिसोड में हमारे अतिथि हैं डॉक्टर अभितेश कुमार त्रिपाठी, जो कि कंसल्टेंट फिजिशियन हैं और यहाँ पे टीबी और डायबिटीज, जिसको देहातों में मधुमेह और चीनी रोग कहते हैं, इसके स्पेशलिस्ट हैं। बाकी हमारे अतिथि अभितेश कुमार त्रिपाठी से डायबिटीज मधुमेह रोग को लेकर के तमाम बातचीत होगी। हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर वह रोग क्या होता है, उसका कारण क्या होता है, उसका लक्षण क्या होता है और फिर उसकी इलाज की प्रक्रिया क्या होती है। इन तमाम सवालों पर हमारी बातचीत शुरू होगी। उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्ते। देहातों में एक रोग है, जैसे मैंने कहा कि एक रोग है जिसको आपके क्षेत्र में डायबिटीज कहा जाता है चिकित्सीय क्षेत्र में, लेकिन देहात के लोग उसको चीनी रोग या हिंदी में मधुमेह कहते हैं। आखिर यह रोग होता क्या है? देखिए, सबसे बड़ी तो एक मिसकंसेप्शन है कि ये सिर्फ शहर में या देहात में होती है या सिर्फ अमीर या गरीब को। पहले ये ऐसा माना जाता था कि जो डायबिटीज़ है या मधुमेह कहें या साधारण लैंग्वेज में कहें शुगर की बीमारी जिसको कहें, ये पहले सिर्फ अमीर लोगों को मानी जाती थी या फिर शहरों की बीमारी मानी जाती थी। लेकिन जैसे जैसे पिछले कई सालों से लाइफस्टाइल चेंजेज हो रहे हैं, तो बहुत तेज़ी से अब ये समाज के हर तबके में और अब गांव तक भी ये मिल रहा है। और वर्तमान में पूरे दुनिया में भारत को डायबिटीज़ का कैपिटल कहा जा रहा है, क्योंकि भारत में 10 करोड़ से ज़्यादा लोग इससे पीड़ित हैं। तो इसका सही समय पर इसकी पहचान और सही समय पर इसका इलाज शुरू करना बहुत आवश्यक है। अच्छा, मधुमेह जो रोग होता है जिसको शुगर आप बता रहे हैं, उसका कारण क्या होता है? देखिए, ये जो कारण जो है ये दो तरीके का है। एक टाइप 1 डायबिटीज़ होता है, एक टाइप 2 डायबिटीज़ होता है। दोनों में कारण अलग अलग हैं, लेकिन चूँकि टाइप 2 डायबिटीज़ जो ज़्यादातर हम आसानी से जिसको शुगर हम कहते हैं, जो साधारण लोग समझते हैं, जिसको जो 40 साल की उम्र के बाद या 30 साल की उम्र के बाद जो लोगों में होता है, इसमें मुख्य रूप से जैसा मैं बताया, कुछ तो पारिवारिक हिस्ट्री रहती है, जैसे माँ को, पिताजी को या परिवार में यदि शुगर चला आ रहा है तो शुगर की संभावना ज़्यादा होगी। दूसरी चीज़ कि यदि हमारा लाइफ स्टाइल ऐसा है, सीडेंट्री लाइफ स्टाइल, मतलब सिर्फ बैठ के काम करने वाला है, लाइफ में एक्सरसाइज की कमी है, मोटापा ज़्यादा है, हम मीठा और जो फैटी चीज़ जंक फूड जिसको कहते हैं उसका सेवन ज़्यादा कर रहे हैं, तो इसकी संभावना बढ़ जाती है। ये है। दूसरा टाइप 1 डायबिटीज़ है, वो भी जेनेटिक होता है और उसमें क्या है कि किसी इन्फेक्शन के कारण या किसी भी कारण से यदि हमारा जो इंसुलिन बनाने का जो हमारे शरीर में अंग है, पैंक्रियाज जिसको कहते हैं, उसमें कुछ परेशानियां आ जाती है, उसके कारण इंसुलिन नहीं बन रहा होता है, तो उसके कारण टाइप 1 डायबिटीज़ होती है। और टाइप 1 डायबिटीज़ मुख्य रूप से बच्चों में पाई जाती है, कम उम्र में पाई जाती है, 10 साल, 12 साल, 15 साल की उम्र के बच्चों में जो होती है। अच्छा, ये किसी व्यक्ति को मधुमेह रोग है कि नहीं है, इसका मतलब सिम्टम्स या लक्षण क्या मतलब दिखता है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। साधारण तौर पे किसी अन्य बीमारी के समय हम देखते हैं कि इस सिम्टम यदि होता है तो उस समय हम डायबिटीज़ या मधुमेह या शुगर का डायग्नोसिस करते हैं। लेकिन वर्तमान में क्या है कि ये इतना धीरे धीरे ये सिम्टम आते हैं इसके कि अक्सर किसी अन्य बीमारी के इलाज के समय यदि रैंडमली हम कोई चेक करते हैं शुगर और उस समय बढ़ा हुआ मिलता है, साधारण रूप से जैसे मान लीजिए किसी को बुखार है, हमने रैंडम ब्लड शुगर किया और उस समय 200-300 पाया, तो एक्सीडेंटल फाइंडिंग अक्सर मिल जाती
जाती है। दूसरा, कई बार होता है कि यदि सिम्टम धीरे धीरे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तब पाया जाता है, जैसे किसी को बहुत ज़्यादा प्यास लग रहा है, बहुत ज़्यादा भूख लग रहा है, बहुत ज़्यादा पेशाब हो रहा है, या फिर कुछ लोग ये भी देखते हैं कि घाव, पैर में घाव हो गया, घाव भर ही नहीं रहा है, उस समय ये जांच करते हैं। मतलब ज़्यादातर एक्सीडेंटल जांच करते हैं, मतलब कि एकाएक जांच किया और देखा कि शुगर बहुत बढ़ा हुआ पाया गया, तो वैसा ही होता है। अच्छा, कुछ दवाइयाँ भी होती हैं जो लंबे समय से खा रहे होते हैं और उसके बाद शुगर, जैसे स्टेरॉयड वाली दवाइयाँ अक्सर गाँव में हम देखते हैं कि दर्द के कारण या किसी भी कारण से लोग ले रहे होते हैं, उसके इफेक्ट के कारण भी शुगर बढ़ जाता है। अच्छा, अगर किसी आदमी में अगर इसके सिम्टम्स और लक्षण दिख रहे हैं तो फिर इस बीमारी से कोई आदमी अपना बचाव कैसे करे? और जो आप लाइफ स्टाइल की बात कर रहे थे, तो मधुमेह के रोगी का लाइफ स्टाइल और दिनचर्या कैसे शुरू होनी चाहिए? सबसे इम्पॉर्टेंट है मधुमेह के रोगी से पहले कि जिसको मधुमेह नहीं है उसको क्या करना चाहिए। क्योंकि यदि मान लीजिए कि आपके पास परिवार में लोगों को डायबिटीज़ है तो जाहिर सी बात है आपको होने की संभावना ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में यदि हम सही समय से ही, युवा अवस्था से ही अपने बॉडी को एक्सरसाइज करें, ओवरवेट ना हो, मोटापा को ना होने दें, जंक फूड का लिमिट करें, जंक फूड को खाना, ठीक है, तो उससे हम अपने आप को जो डायबिटीज़ होने की संभावना को कम कर सकते हैं। दूसरा ये है कि सही समय पर यदि सिम्टम आता है तो बहुत सस्ती जांचें होती हैं डायबिटीज़ की, सही समय पर जांच करते रहें और यदि उसकी डिटेक्ट होता है तो उसको कंफर्म करा के इलाज करें। और एक बार यदि हमें शुगर डायग्नोस हो गया है कि शुगर है तो उसके बाद तो फिर एक्सरसाइज का, खान पान का नियंत्रण बहुत आवश्यक है। क्योंकि दवाइयों के साथ साथ जो आपकी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन है, मतलब आपकी दिनचर्या में जो बदलाव है वो बहुत ज़रूरी है। अन्यथा क्या होगा कि आप दवाइयों का पावर बढ़ाते चले जाएंगे, दवाइयाँ, एक समय आएगा कि आप इंसुलिन की भी ज़रूरत होगी, और जो दिनचर्या आप नहीं रखते हैं, खान पान पर नियंत्रण नहीं रखते हैं, तो फिर बहुत वो दोनों का बैलेंस बनाए रखना ज़रूरी है। मतलब दिनचर्या, मतलब हम डायबिटिक पेशेंट के लिए रिकमेंडेशन ये है कि 150 मिनट्स पर वीक, मतलब आधे घंटे प्रतिदिन का एक एक्सरसाइज होना आवश्यक है। कुछ लोग टहलने को भी एक्सरसाइज मानते हैं, टहलना कोई एक्सरसाइज नहीं है, ब्रिस्क वॉक कहा जाता है। ब्रिस्क वॉक का मतलब है कि आप जब चल रहे हों और चलने और दौड़ने की बीच की स्थिति जो होती है, आप इतना तेज चल रहे हों कि आप अगल बगल वाले से बात ना कर पाएँ, या थोड़ी सी सांस तेज चले, थोड़ा पसीना आए, उसको ब्रिस्क वॉक कहते हैं। वो कम से कम लेना है। उसके ऊपर एरोबिक एक्सरसाइजेस करते हैं जिसमें बहुत प्रकार की है। बचपन में स्कूलों में जिसको फिजिकल ट्रेनिंग वाला, पीटी वाला एक्सरसाइज कहा जाता था, वो भी करते हैं तो बहुत अच्छा है। महिलाओं के लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि चूँकि हमारा समाज इस प्रकार सा है कि सुबह महिलाओं को बाहर निकल के टहलना मुश्किल होता है उनके लिए, या शाम को भी, तो उनके लिए सबसे अच्छा है कि यदि रस्सी कूद की व्यवस्था बचपन में छोटी बच्चियां करती थीं, यदि वो रस्सी कूद घर में भी 5 से 10 मिनट सुबह और शाम को करती हैं तो वो भी अपने आप में एक शुरुआत के लिए बहुत अच्छा है। वज़न कम करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मान लीजिए हम यह समझ गए कि मधुमेह क्या होता है, कैसे होता है, बचाव क्या करना है, और फिर इसके लक्षण मतलब क्या होता है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी मधुमेह के रोगी को इलाज करना है तो उसकी इलाज की प्रक्रिया क्या होती है? ये बहुत अच्छा प्रश्न इसलिए है कि साधारणतया क्या होता है कि लोग दवाई की दुकान से दवाई खरीद के खाते हैं, पहला चीज़। दूसरा ये होता है कि आपके पास पड़ोस में या परिवार में किसी और को शुगर है, वो एक दवा खा रहा है तो वो कहता है देखो हमारा शुगर इस दवाई से कंट्रोल है, तुम भी खाना शुरू। तो हमेशा डायबिटीज़ का इलाज एक विशेषज्ञ चिकित्सक के देख रेख में ही शुरू कराएं, ताकि कितनी मात्रा में कौन सी दवाई लेनी है इसकी ये सुनिश्चित किया जा सके। समय समय पर नियमित अंतराल पे आपकी शुगर की जांच, विशेष रूप से सुबह खाली पेट और खाना खाने के 2 घंटे बाद वाली जांच किया जाए। उससे ये आपका शुगर लिमिट कितना कंट्रोल आ रहा है। और हर 3 महीने पर HbA1c की एक जांच होती है जो आपके 3 महीने के ऊपर
ओवरऑल शुगर कंट्रोल कैसा है ये हमें करके बताता है। तो वो नियमित जांच कराते रहनी चाहिए और डॉक्टर के देख रेख में ही अपने दवाई लेना चाहिए। क्योंकि है क्या कि आप पड़ोस वाले की दवाई खा रहे हैं या अपने परिवार के दूसरे व्यक्ति की, तो हर व्यक्ति की दवाई की ज़रूरत अलग अलग है। किसी को हो सकता है कि सिर्फ मेटफॉर्मिन की 500 mg की गोली सुबह शाम खाएं, उससे भी कंट्रोल हो जाए। किसी को उससे नहीं हो, उससे ज़्यादा पावर की दवाई ले। एक तरह की दवाई ना लेकर के दूसरे ग्रुप की भी दवाइयाँ जोड़नी पड़े, उससे नहीं है। किसी किसी को 3 ग्रुप की दवाइयाँ लेनी पड़ जाती हैं। और कुछ मरीज ऐसे भी होते हैं जो इन तीनों ग्रुप की दवाइयों से भी उनका एक जो टारगेट फास्टिंग बीपी शुगर का कंट्रोल है वो नहीं आ पाता है। तो वैसे कंडीशन में इंसुलिन की भी आवश्यकता पड़ती है। अब तक के बातचीत में हमको लगता है कि कम से कम 5-7 बार इंसुलिन का नाम आया है। गांव में लोग चीनी रोग को, शुगर रोग को ये समझते हैं कि अगर किसी को यह रोग हो गया तो कभी नहीं छूटेगा, मरने दम तक रहेगा। और यह भी कहते हैं कि उसके साथ बीपी भी आ जाएगा। और उसमें वो लोग यह भी जानते हैं, पता नहीं जैसे भी जानते हो, कि इस स्थिति में इंसुलिन की सुई लेनी पड़ती है और उससे लोग डरते हैं। तो लोग मधुमेह के रोगी जिनको शुगर की बीमारी है वह इंसुलिन की सुई लेने से डरते क्यों है? और फिर आपके मतलब क्षेत्र से, चिकित्सीय क्षेत्र में किसी मधुमेह के रोगी को इंसुलिन मतलब कब दिया जाना चाहिए? देखिए, एक तो पहली बात कि डरने की आवश्यकता नहीं है। ये सही बात है कि डायबिटीज़ है तो उसको जीवन पर्यंत दवा लेनी है और कंट्रोल करनी है। उसका कारण ये है कि डायबिटीज़ जो है वो गेटवे ऑफ डिजीज़ हमारे शरीर के लिए कह सकते हैं। मतलब रास्ता एक बना देता है कि धीरे धीरे यदि उसको नियंत्रित नहीं किया गया तो शरीर के विभिन्न अंगों को वो नुकसान पहुंचाता है। ऐसी स्थिति में उसको नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है। और दूसरी चीज़ है कि आप जो बीपी की परेशानी बता रहे हैं, हाइपरटेंशन की परेशानी, वो भी लाइफस्टाइल डिजीज़ है। और समय के साथ यदि उसको भी कंट्रोल हम अपने लाइफस्टाइल को नहीं करते हैं तो वो भी समस्या बीपी की भी आ सकती है। तीसरी चीज़ आपने जो पूछा है इंसुलिन के बारे में, तो ये सही बात है कि किसी किसी व्यक्ति को इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन सभी व्यक्ति को इंसुलिन की ज़रूरत नहीं है। हाँ, उसमें से कुछ खास ही लोग हैं जिनको इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है। वो उस कंडीशन में है कि यदि उनका शुगर दवाइयों से कंट्रोल नहीं हो पाता है। उस स्थिति में कई तरह के इंसुलिन उपलब्ध होते हैं। ऐसे भी इंसुलिन है जो सिर्फ एक टाइम लेना है, और कुछ इंसुलिन है कि सुबह शाम भी ले सकते हैं। कुछ इंसुलिन है कि हर 6 से 8 घंटे पे लेना है। वो डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस प्रकार की इंसुलिन की ज़रूरत है। और इंसुलिन लेने से बिल्कुल नहीं घबराना है, बल्कि ये यदि आपका शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है और इंसुलिन से यदि ले करके वो शुगर कंट्रोल हो तो ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज़ कि कुछ विशेष परिस्थितियों में यदि हमारे अंग को डिस्टर्ब कर दिया है शुगर, जैसे विशेष रूप से हमारे किडनी को, जिसको गुर्दा कहते हैं, या दिल की परेशानी हो गई है, वैसी स्थिति में कुछ खास प्रकार की जो शुगर की दवाइयाँ हैं उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और इंसुलिन का रिकमेंडेशन उस समय इसलिए किया जाता है कि वो ज़्यादा बेहतर होता है हमारे बॉडी के लिए भी, और जो उसके कॉम्प्लिकेशंस होने वाले हैं उसको बचा करके रखता है। अच्छा, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि इंसुलिन मतलब अगर किसी को मधुमेह हो जाए तो मतलब कोई अंग भी खराब कर सकता है। मधुमेह, शुगर अगर किसी को बहुत जटिल अवस्था में हो जाए तो शरीर का कौन कौन सा अंग खराब कर सकता है? ये बहुत आवश्यक इसलिए भी है क्योंकि जो अक्सर जो लोग आप जैसे बताया कि शुगर को लेकर के लापरवाह जो लोग रहते हैं, उसके लिए आवश्यक है कि जो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दवाई तो ले रहे हैं लेकिन नियमित अंतराल पे जांच करा के शुगर को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं या शुगर का इलाज नहीं ले रहे हैं, तो ये इसका असर तुरंत तो नहीं दिखता है, लेकिन 5 साल 10 साल जैसे जैसे बीतता है तो आप सिर से लेकर के पाँव तक आप शरीर का कोई ऐसा अंग नहीं है जिसको शुगर प्रभावित नहीं करता है। आप सिर से लेकर के पाँव तक, यदि सिर में हमारा दिमाग है, सिर में यदि शुगर अच्छे से नहीं कंट्रोल हो तो स्ट्रोक होने की संभावना, जिसको लकवा कहते हैं, लकवा की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। उसके बाद हमारी आँखें आती हैं। समय के साथ साथ हमारी आँखों का पर्दा, जिसको कहते हैं रेटिना, उस पर असर पड़ता है और उसके कारण अंधापन आने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यदि शुगर को कंट्रोल नहीं करेंगे, समय के साथ व्यक्ति की रोशनी ख़त्म हो सकती है। उसके बाद आते हैं हमारे मुंह में
तो मुंह का, गले का इन्फेक्शन, छोटे छोटे इन्फेक्शन जो अक्सर हो जाते हैं वो होने की संभावना बढ़ जाती है। फेफड़े में आते हैं, शुगर वाले मरीज को निमोनिया होने की संभावना, टीबी होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा, क्योंकि उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। दिल की बात करें तो ऐसे मरीजों को हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। बल्कि कई बार ये होता है कि जो शुगर वाले मरीज होते हैं उनको हार्ट अटैक के जो लक्षण होते हैं उतने सीवियर दिखते भी नहीं हैं, उसको हल्का सा दर्द होता है। जैसे यदि किसी को शुगर नहीं है उसको हो सकता है चेस्ट पेन या हार्ट अटैक का दर्द ज़्यादा महसूस हो, लेकिन जो शुगर वाला जिसका कंट्रोल नहीं है शुगर, उसको हार्ट अटैक जो होता है वो हल्का सा दर्द होता है, उसको समझ में भी नहीं आता है। क्यों? क्योंकि वो हमारे नसों को प्रभावित करता है। तो जो दर्द सहने वाली तंत्रिका है, नसें हैं, वो इतनी कमज़ोर होती हैं कि दर्द को डिटेक्ट ही नहीं कर पाती हैं। तो ये भी होता है। उसके बाद आता है पेटों का। तो डायबिटिक गैस्ट्रोपैथी जिसको कहते हैं, पेट की आंतें सुस्त हो जाती हैं, तो अक्सर वो पेशेंट कॉन्स्टिपेशन में रहता है, उसको लगता है कि लैट्रिन साफ नहीं हो रहा है। स्किन में हम देखते हैं तो शुगर के मरीजों को खुजली की परेशानी, फंगल इन्फेक्शन की संभावना बहुत होती है अक्सर। बल्कि कई मरीज ऐसे होते हैं जो इनको लंबे समय से खुजली की परेशानी, फंगल होती है, और उस समय शुगर जाँच करते हैं तो पता चलता है इनका तो शुगर बढ़ा हुआ है। उसके बाद हम अपने क्या कहते हैं गुर्दों पर आते हैं। किडनी में भी समय के साथ साथ किडनी की क्षमता कम होते चली जाती है शुगर के कारण, तो उसको नेफ्रोपैथी या डायबिटिक किडनी डिजीज़ कहते हैं। आते हैं हम जननांग पर आते हैं, तो समय के साथ यदि शुगर नहीं कंट्रोल होता है तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की संभावना बढ़ जाती है, जिसको कहते हैं लिंग में तनाव की कमी होती है, तो उनके सेक्सुअल लाइफ भी प्रभावित होती है। उसके बाद पैरों में आते हैं, तो पैरों में होता क्या है कि अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि झुनझुनी हो रही है या पैर के तलुओं में आग जैसी जलन हो रही है। तो ये न्यूरोपैथी ये शुगर के कारण होता है समय समय पर, यदि समय से कंट्रोल नहीं किया जाए। और उसके बाद आखिरी जो पैरों में एकदम चले जाएं तो अक्सर घाव बन गया, पैर क्या होता है सुन्न हो जाता है समय के साथ, क्योंकि नसें जो हैं वो दर्द को या किसी प्रकार के सेंसेशन को महसूस ही नहीं कर पाती, तो पैर सुन्न हो जाता है। पता चलता है ठंडी में गांव में आग सेक रहे हैं, पैर सुन्न है, हमको तो दर्द पता नहीं लगा, पैर जल गया। या फिर हम कहीं खाली पैर, नंगे पैर टहल रहे हैं, खेतों में काम कर रहे हैं, उसमें सुई चुभ गया या कुछ और चुभ गया, हमें पता ही नहीं हुआ। 3 दिन 4 दिन बाद जब उसमें से घाव हो गया, मवाद हो गया, या 10 दिन बाद पता लगा अरे तो पैर में ये हो गया, तब तक पैर काटने की नौबत आ जाती है, अंगूठा कटने की नौबत आ जाती है। तो ऐसे बहुत सारे डायबिटिक फुट वाले पेशेंट हैं जिनको पैर या अंगूठा कटने की नौबत है। तो शरीर का कोई ऐसा अंग नहीं है जिससे शुगर हमारे शरीर को प्रभावित ना करता हो। मैंने मोटे तौर पे मैंने पूरे शरीर के अंग को खराब कर सकता है। बिल्कुल। अच्छा, देहातों में एक भ्रांति है या अफवाह है या सच है, आप बताएंगे कि लोग कहते हैं कि अगर जिसको मधुमेह है, जिसको शुगर है, उसको चावल नहीं खाना चाहिए। देखिए, भ्रांति नहीं कहेंगे, एक सही बात है कि मधुमेह को सिर्फ चावल की नहीं बात है, हर वो चीज़ जो कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है जिसमें, ठीक है, वो कम लेने की आवश्यकता होती है। लेकिन समस्या क्या है कि हम उस प्रदेश में या उस इलाके में रहते हैं जहाँ जो मुख्य खाना का जो कंटेंट है वो चावल ही है। तो ऐसी स्थिति में इसको कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल है। अब ये तो नहीं कह सकते हैं कि आप चावल के बिना जीवन गुजार दीजिए, क्योंकि 1-2 दिन 4 दिन की तो बात नहीं है। हाँ, उसका कंट्रोल कर सकते हैं उसके खाने में, हम अपना उसके बदले में हम दवाइयों का सही समय पर दवाई लें, जो भी मीठा चीज़ अवॉइड कर सकते हैं, मिठाई है, मीठी चाय है, या और चीज़ें हैं, मीठे फल हैं जैसे केला वगैरह हुआ, और अपनी दिनचर्या को सही कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। बाकी एक चीज़ ये होता है कि अगर किसी को शुगर हुआ है तो जैसे मैंने आपसे पहले बातचीत के पहले ही से मैं कहा था कि फलाने को शुगर हुआ है, वो एक दवा खाते हैं, या शुगर को कंट्रोल करने के लिए कुछ मतलब लाइटेड दवाइयाँ भी है। हाँ। लोग किसी चिकित्सीय परामर्श के बिना ही मेडिकल स्टोर पे जाते हैं और एंटीबायोटिक की दवा लेकर के खाते हैं। कुछ लोग आराम भी हो जाता है, या फिर हो ना हो उनके मानसिक स्थिति में बना रहता है कि यह दवा ले रहा है हमारा शुगर कंट्रोल है। तो एंटीबायोटिक किसी मतलब डॉक्टर से बिना परामर्श के और बराबर खाते रहना, ये कितना घातक हो सकता है आगे चल के? अच्छा, इसमें 2 चीज़ है। आपने एक शुगर की दवाई के लिए बात की, दूसरे एंटीबायोटिक के लिए बात की।
तो शुगर की दवाई में ये अक्सर होता है, अक्सर पेशेंट आते हैं और किसी और कारण से पूछने पर बताते हैं कि शुगर भी है, या ये लेकर के आते हैं कि सर हम शुगर की दवा तो खा ही रहे हैं लेकिन शुगर कंट्रोल नहीं है। तो आखिरी पूछते हैं कि आखिरी बार आप डॉक्टर के पास कब गए थे, तो कभी 2 साल पहले या 3 साल पहले गए थे। तो सबसे बड़ी बात है कि रेगुलर फॉलोअप बहुत ज़रूरी है। आप हर 2 से 3 महीने में अपनी जांच कराइए। कम से कम 3 महीने में शुगर के मरीज, जाहिर सी बात है हर किसी को अपना रोजी रोटी देखना है, दिन अपना दुकान बंद करके या अपना कोई और काम मुश्किल से बंद करके तो नहीं आ सकता है, लेकिन कम से कम 2 से 3 महीने में अपनी खाली पेट खाना खाने के बाद वाली शुगर, हर 3 से 6 महीने में HbA1c की जांच ये कराए। और जो भी डॉक्टर उस पर विश्वास लगे कि ये डॉक्टर बढ़िया है, इससे हमको दिखाना है, एक डॉक्टर पकड़ ले और उनसे अपनी जो नियमित डोज है उतना टाइट्रेट कराए कि यदि उसको इतने डोज की ज़रूरत है तो उतने डोज से कंट्रोल रहे। दवाई खाने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो हम दवाई खा रहे हैं उससे कंट्रोल है कि नहीं है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना। सिंपल सा चीज़ है कि आपके घर में कोई मेहमान आया, आपने खाना खिला दिया, लेकिन ये भी आपका पूछना फ़र्ज है कि उससे उसका पेट भरा कि नहीं भरा। तो दवाई हम खाए, उस दवाई का उपयोग तभी है कि वो शुगर कंट्रोल है कि नहीं है। दूसरा प्रश्न आपने पूछा एंटीबायोटिक्स के बारे में, एंटीबायोटिक्स मिसयूज के बारे में। तो ये बहुत ही एक गंभीर प्रश्न है। आने वाले समय का WHO का भी ये अभी स्टडी आई हुई है कि 2050 तक दुनिया में मृत्यु का सबसे बड़ा कारण एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस है। मतलब जो हम एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं उसको मिसयूज जिसको कहें, गलत तरीके से इस्तेमाल, बिना वजह इस्तेमाल। जैसे अभी ये मौसम चल रहा है, बुखारों का मौसम है, तो ज़्यादातर इसमें बुखार वायरल बुखार हैं, या डेंगू भी है। डेंगू भी बहुत इस समय कॉमन है। डेंगू भी सिंपल वायरल बुखार है, उसमें एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है, उसमें कोई ज़रूरत नहीं है एंटीबायोटिक की किसी पर। लेकिन अक्सर पेशेंट आते हैं, सर्दी खांसी यदि रह रही है तो पहले से ही एजिथ्रोमाइसिन नाम की एंटीबायोटिक आती है, कई नामों से आती है, या एमॉक्सिसिलिन क्लेवुलिनिक एसिड की एंटीबायोटिक आती है, या अपने मन से खा के आते हैं। तो ऐसा करना सही नहीं है, क्योंकि जब वो समय के साथ साथ एक समय आएगा कि वो दवाइयाँ काम करना बंद कर देंगी और वो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो एंटीबायोटिक का उपयोग बिना डॉक्टरी परामर्श के न करें, अपने मन से न लें, और ये बहुत आवश्यक है। अच्छा, अगर कोई मधुमेह का रोगी नहीं है लेकिन वह शराब पीता है और भी तमाम नशाएं करता है, चाहे सिगरेट हो गुटखा हो, मधुमेह और शुगर होने में वो सब कारण हो सकता है क्या? मधुमेह और शुगर के कारण भी है, और ये भी है कि मधुमेह से होने वाली परेशानियों को वो बढ़ा देता है। ठीक है ना। मधुमेह से होने वाली, जो शुगर से होने वाली जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट हमारे, जैसे मैंने बताया कि शुगर से हेड टू टो, सिर से लेकर पैर तक शरीर का कोई ऐसा अंग नहीं है जो शुगर से प्रभावित ना हो। और वैसी स्थिति में टोबैको का यूज, तंबाकू का यूज, जैसे अपने यहाँ खैनी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, या बीड़ी का इस्तेमाल है, या सिगरेट का इस्तेमाल है, और या फिर शराब का इस्तेमाल है, तो इससे होने वाले जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, चाहे वो हार्ट की परेशानी हो, लिवर की परेशानी हो, स्ट्रोक की परेशानी हो, ये परेशानियां और बढ़ा देता है, उसके रिस्क को और ज़्यादा कर देता है। चलिए, इस एपिसोड में और इस बातचीत के हिस्से में मेरा अंतिम 2 सवाल रहेगा। पहला ये कि मधुमेह का जो लोग भी रोगी हैं, जो शुगर के रोगी हैं, डॉक्टरों को लेकर के एक चीज़ हो गया है कि मतलब मेट्रो शहर जैसा स्थित आपका क्लिनिक है कि नहीं, गोपालगंज में हम जाएंगे तो इस रोग से संबंधित जो मतलब नए नए कृत्रिम मशीन है यह है कि नहीं, वहाँ पे मेरा मतलब इलाज पूर्ण तरीके से हो सकता है कि नहीं, आपके क्लिनिक में क्या मतलब ये तमाम व्यवस्थाएं हैं कि नहीं? देखिए, डायबिटीज़ कोई ऐसी परेशानी नहीं है जिसके लिए आपको बहुत बड़ी बड़ी मशीनों की ज़रूरत पड़े। सिंपल डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप अच्छी होनी चाहिए। आप डॉक्टर पर ट्रस्ट कीजिए, और डॉक्टर का फ़र्ज़ है कि पेशेंट को उसकी ज़रूरत के अनुसार सही दवाइयाँ लिखे ताकि शुगर कंट्रोल रहे। शुगर से होने वाली परेशानियों की जानकारी पेशेंट को ज़रूर होनी चाहिए कि यदि हमारा शुगर ढंग से कंट्रोल नहीं रहता है तो उससे क्या क्या परेशानी हो सकती है, क्योंकि मरीज़ को नहीं पता है, और वो चीज़ परेशानियां तुरंत दिखती भी नहीं है, वो परेशानी 5 साल 10 साल बाद दिखेंगी। तो यदि हमने उसको ये चीज़ बताएंगे नहीं कि यदि आप अभी से कंट्रोल करके रखेंगे तो ये परेशानियाँ होने में समय लगेगा या देर से आएंगी।
तो ये फ़र्ज़ डॉक्टर का ही बनता है उनको समझाने का, और ये कोशिश रहना चाहिए डॉक्टर को मोटिवेट भी करना है मरीज़ को कि आप नियमित तौर पे अपनी जांच कराएं और नियमित दवाइयाँ लें ताकि आपका शुगर कंट्रोल रहे। मतलब मोटे तौर पे यह समझा जाए कि अगर कोई शुगर का पेशेंट हो तो यहाँ पे उसका इलाज हो सकता है। बिल्कुल, शुगर का इलाज संभव है और बहुत अच्छे से संभव है। दूसरी कुछ भ्रांतियाँ भी हैं, जैसे बाज़ार में बहुत प्रकार के ऐसी दवाइयाँ आपको सोशल मीडिया पे या तमाम तरह की हैं जो शुगर को जड़ से ख़त्म करने का दावा भी करती हैं। तो इस प्रकार के भ्रांतियों में पड़ने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि ये सच्चाई क्या है कि ये जो तमाम तरह चीज़ें आपके सोशल मीडिया पे चल रही हैं, ये कई बार आपके इमोशंस को एक्सप्लॉइट करने के लिए करती हैं, क्योंकि वो तुरंत आपको तो लगता है कि कंट्रोल हो जाएंगी, लेकिन मुश्किल होता है। आपको नियमित तौर पे दवा लेना आवश्यक है। अच्छा, सरकारें कई बीमारियों को लेकर के मतलब इनिशिएटिव लेती है, उसके लिए पहल करती है। हमने पोलियो उन्मूलन देखा है, टीबी के लिए, कालाजार के लिए सरकारें काम करती है। एक चिकित्सक होने के नाते सरकार को शुगर के रोगियों के लिए और ख़ास करके शुगर रोग के लिए क्या करना चाहिए? सरकार इसके लिए भी एनसीडी वाले कार्यक्रम चला रही है। केंद्र सरकार से एनसीडी के नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जिसको कहते हैं, उसके कार्यक्रम चला रही है। बल्कि अब तो हर जिला अस्पतालों में भी एनसीडी की अलग से ओपीडी शुरू हो गई है। तो जो गरीब मरीज़ हैं, जिन्हें लगता है कि प्राइवेट डॉक्टर्स को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उनको बिल्कुल वहाँ जाना चाहिए और दवाइयाँ नियमित तौर से ज़रूर लेनी चाहिए। तो सरकार अपने स्तर पे एनसीडी क्लिनिक चला रही है, एनसीडी ओपीडी चला रही है। उसमें शुगर से लेकर के बीपी तक की दवाइयाँ उपलब्ध हैं और उसके लिए डॉक्टर भी वहाँ उपलब्ध हैं। हमारे इस एपिसोड में शुगर मतलब बीमारी को लेकर के कई मतलब अगर महत्वपूर्ण बातों की अगर चर्चा करें तो यह बात निकल करके आई है, जिसको लेकर के मैंने आपसे बार बार पूछा है कि गाँव देहातों में अगर किसी को बुखार हो गया, शुगर हो गया, कोई भी रोग हो गया, जिस दवाई से उस व्यक्ति की बुखार ठीक हुई है, शुगर ठीक हुई है, अगले किसी शुगर के रोगी को वही दवाई रिकमेंड करता है। नहीं, ऐसा नहीं करना है। हाँ, तो इस तरह के कई मतलब चीज़ निकल करके आई है और यह एपिसोड और जो यह हम लोग खबर या फिर कोई बातचीत डॉक्टर स्टॉक का दिखा रहे हैं, यह कितना बेहतर होगा और इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, ये बहुत जागरूकता जो है, सामाजिक जागरूकता बीमारी के लिए बहुत आवश्यक है। जैसा मैंने शुरू में ही कहा था कि पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा शुगर के रोगी भारत में हैं, इसीलिए डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ वर्ल्ड इंडिया को कहा जा रहा है। तो अभी भी जागरूकता फैलाने की बहुत ज़रूरत है। अक्सर मरीज़ क्या कहता है, एक बार शुगर कंट्रोल हो जाता है, 6 महीना या साल भर बाद ऊब करके दवाइयाँ बंद कर देता है, या 2 या 3 दवा चल रही है तो उसमें से खुद से लेने लगता है। तो ऐसा नहीं करना है, नियमित तौर पे डॉक्टर के देख रेख में ही इसकी दवाइयाँ लेना है। और शुगर के मरीज़ को यदि दूसरे लक्षण आते हैं, विशेष रूप से यदि उसको खांसी का लक्षण आ रहा है, बुखार का लक्षण आ रहा है, तो अपने मन से दवाइयाँ ना लेकर के डॉक्टर के देख रेख में ही दवाई लें। चलिए, डॉक्टर सीरीज का यह तीसरा एपिसोड था। हमारे साथ डॉक्टर अभितेश कुमार त्रिपाठी थे और शुगर डायबिटीज़ को लेकर के जो हमारी तमाम बातचीत हुई है, ये वीडियो के हिस्से में आप देख पाए होंगे। मेरी आपसे यह गुजारिश है कि इस बीमारी को लेकर के और फिर इस वीडियो में शुगर डायबिटीज़ बीमारी के इर्द गिर्द जो बातचीत हुई है, इसका बचाव, इसका कारण, इसका लक्षण और इसके इलाज की प्रक्रिया को लेकर के जो चर्चा हुई है, इस पूरी वीडियो को देख करके आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना राय दीजिएगा। मिलेंगे फिर किसी नए एपिसोड में किसी नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।